IT एकेडमी 247 के यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं सीबीटी जो एग्ज़ाम जो चल रहे हैं उसके नेक्स्ट पार्ट पे चर्चा कर रहे हैं और 110 क्वेश्चन तक ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया है। इसके बाद अब नेक्स्ट प्रश्न जो है शुरू होगा। आज 111 से हम लोग शुरू करेंगे और आगे तक बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसमें ये प्रश्न जो है इक्वली इम्पॉर्टेंट है फीटर के वैसे स्टूडेंट जो कि ट्रेड से संबंधित फीटर ट्रेड की जो है पढ़ाई कर रहे हैं और वैसे जो ट्रेनिंग ऑफिसर्स जो बनना चाहते हैं फीटर ट्रेड के लिए उसके लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अभी वैकेंसी झारखंड में आई हुई है और उसके लिए जो है अभी से ही हमने ये प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है ताकि जो है जो बच्चे फीटर से ट्रेड से हैं उनको अच्छा मटेरियल्स मिल सके और बाकी सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर सके। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द एक्यूरेसी ऑफ द वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की सटीकता क्या है। अब ये क्वेश्चन को कई तरह से पूछा जाता है। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के बारे में पहले जानेंगे तो ये एक तरीके का प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि हम क्या निकालते हैं, एंगल मेजर किया जाता है, एक्यूट एंगल या ऑब्ट्यूज एंगल मेजर किया जाता है। एक तरीके का ये जो है क्या है, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो इसकी पूछ रहा है कि सटीकता यानी कि एक्यूरेसी क्या होगी। तो जब जब इस तरह का प्रश्न होता है तो इसके जगह पे एक चीज और पूछा जाता है। एक्यूरेसी की जगह पे आपको एक टर्म और मिलता है, लिस्ट काउंट, है ना। तो कहीं कहीं पे एक्यूरेसी दिया रहेगा और कहीं पूछेगा कि लिस्ट काउंट क्या होता है। तो इसका आंसर्स तो हम बता सकते हैं, बट ये पहले आंसर जानने से पहले हम लोग ये समझ ले थोड़ा सा कि बेवल प्रोटेक्टर दिखता कैसा है और कैसा होता है। थोड़ा सा उस चीज़ों को समझ लें तो बड़ी आसानी होगी हमको चीज़ों को समझने में। तो चलिए थोड़ा सा चलते हैं हम फिगर के ऊपर और देखते हैं कि किस तरीके का फिगर होता है जो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का। तो चलिए हम यहाँ एक पेज में हमने पहले से ऑलरेडी जो है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर्स को दिखाया हुआ है और इसमें जो है ये आपको है कि किस तरीके का वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर होता है और क्या चीज़ें होती है, इसको ज़रा हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो फिगर जो दिया हुआ है ये किसका है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का है ना। इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, ये स्टॉक होता है, ये वाला जो पार्ट है ये स्टॉक है, वर्किंग गेज इसी को बोलते हैं। इसके बाद इसके साथ ब्लेड लगा हुआ है, लॉक नट लगा हुआ है और स्केल होता है। इसमें ऊपर वाला जो है यहाँ पे जो है क्या है, मेन स्केल होता है और इसके बाद अंदर में जो है वर्नियर स्केल होता है। इसी के सहारे हम मेजरमेंट करते हैं किसी भी एंगल को, एक्यूट एंगल या फिर ऑब्ट्यूज एंगल का मेजरमेंट करते हैं। अब ये होता क्या है, ये वाला ऊपर वाला इसी का एक पार्ट जो चंद्र आकार का जिसपे कि वर्नियर स्केल और मेन स्केल होता है उसको दिखाया गया है। तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, मेन स्केल। इसको क्या कहते हैं, मेन स्केल, ठीक है। और इसको जो है ये वाला पार्ट जो है इसको है वर्नियर स्केल कहते हैं, वर्नियर स्केल कहा जाता है। तो अब मेन स्केल ये है और वर्नियर स्केल ये है। इसमें एक चीज आपको समझने का है कि कैसे आपको डिवीजन किया गया है, यानी कि जो मेन स्केल का जो 23 डिवीजन है, 23 डिवीजन यानी एक डिवीजन का वैल्यू कितना होता है, 1 डिग्री। तो 23 डिवीजन का वैल्यू कितना हो गया, 23 डिग्री। तो मेन स्केल का जो 23 डिवीजन है उसको वर्नियर स्केल के 12 डिवीजन के बराबर बांटा गया है, यानी कि वर्नियर स्केल का 12 भाग के बराबर किया गया, 12 भाग के बराबर किया गया है। अगर ये समझ गए तो आपको किया गया है, आपको क्या होगा, लिस्ट काउंट निकालने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो इसका वर्नियर स्केल का एक भाग का मान कितना हो जाएगा, तो वर्नियर स्केल का एक भाग का मान कितना हो जाएगा, एक भाग का मान कितना होगा, टोटल 23 भाग को 12 बराबर भागों में बांटा गया है तो 23 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 12। अब ये 23 भाग यानी कि 23 डिग्री है
तो 23 डिग्री डिवाइडेड बाई 12 जब करेंगे तो 12 दूनी का 24 होता है, यानी कि एक ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो गया, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 23 डिग्री डिवाइडेड बाई 12 किया जाए तो 1.11/12 डिग्री हो जाएगा। यानी कि वर्नियर स्केल का एक भाग का मान कितना हो जाएगा, 1 डिग्री 1.11/12 डिग्री के बराबर होगा। अब इसमें हम निकालते कैसे हैं, इसका जो लिस्ट काउंट निकालते हैं उसके लिए फार्मूला होता है, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू होता है किसका, मेन स्केल का दो भाग है ना, दो भाग किसका, मेन स्केल डिवीजन का माइनस मेन स्केल का ये क्या होगा, मेन स्केल का दो भाग को लेंगे और वर्नियर स्केल के एक भाग को लेंगे, यानी कि एक भाग किसका, वर्नियर स्केल डिवीजन का एक भाग। ठीक है, इसको जब घटाएंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, लिस्ट काउंट निकल जाएगा। अब दो भाग लेंगे तो 2 डिग्री हो जाएगा, एक भाग का 1 डिग्री है तो दो भाग का कितना हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा। और वर्नियर स्केल का जब एक भाग लेंगे, यानी ये लिख सकते हैं माइनस एक भाग किसका लेंगे, वर्नियर स्केल डिवीजन का। अब वर्नियर स्केल के डिवीजन का एक भाग का मान हमने क्या निकाला हुआ है, माइनस क्या निकाला हुआ है, 1.11/12 डिग्री। तो जब इसको घटाएंगे तो 11/12 यानी कि 23/12 जो आया था, यानी कि 2 डिग्री माइनस 23/12 कर दें इसको। अब 12 दूनी का 24 माइनस 23/12 हो जाएगा, यानी कि 1/12 1 डिग्री हो गया। अब ये 1 डिग्री को किस में चेंज करते हैं, इससे छोटा वाला जो ये भाग क्या होता है, डिग्री के बाद क्या आता है, मिनट आता है, मिनट के बाद सेकंड आता है। तो 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 60 मिनट। तो 1 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 60 मिनट। मिनट का साइन ऐसे होता है, डिवाइडेड बाई 12 कर दें तो 12 से डिवाइड जब करेंगे 60 में तो कितने बार में जाएगा, 5 बार में। तो ये क्या हो गया, 5 डिग्री हो गया। यानी कि लिस्ट काउंट किसका हो गया, लिस्ट काउंट जो है किस चीज का, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट कितना आ गया, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट कितना आ गया जी, तो लिस्ट काउंट हो गया, क्या हो गया, 5 क्या हो गया, मिनट है ना, 5 क्या हो गया, मिनट हो गया। इसको इरेज कर दें, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 5 मिनट। ठीक है, तो ये आपका निकल गया उसका लिस्ट काउंट। अब चलिए प्रश्न के पे चलते हैं। इतनी बातें अगर समझ में आ गई तो हम जो है प्रश्न को अब हमने यहाँ पे हल कर दिया। अब प्रश्न में हम देखें क्या है, तो थोड़ा सा जब जाएंगे तो आपको दिखेगा कि ये प्रश्न क्या कह रहा है कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर जो है उसका जो मिनिमम जो है एक्यूरेसी कितनी होगी, यानी कि एक्यूरेसी कितनी होगी, इसी को हमने क्या बताया था कि यही जो है आपका लिस्ट काउंट है। और लिस्ट काउंट अभी हमने निकाला, कितना निकाला, 5 मिनट के बराबर। तो क्या हो जाएगा, आंसर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये समझ में आ गया, अगर थोड़ा सा भी अगर कंफ्यूजन होगा तो थोड़ा बैक जाके आप उसको देख लें ताकि कैसे निकला है वो आपको समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 111 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और दूसरा प्रश्न 112 को देखते हैं। 112 कहाँ है, तो थोड़ा सा प्रश्न 112 को देखते हैं और 112 यहाँ पे है। ठीक है, 112 क्या कह रहा है
कह रहा है कि व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है। तो एक फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक फिगर दिया हुआ है और ये फिगर में केवल दिखाया गया है रीडिंग को, कि वर्नियर कैलिपर जो है उसकी रीडिंग क्या है उसको दिखाया गया है, ठीक है ना। तो अब वर्नियर कैलिपर होता क्या है, बहुत से विद्यार्थी क्या है कि वर्नियर कैलिपर भी नहीं जानते हैं कि किस तरीके का दिखता है। तो थोड़ा सा इसके लिए हम लोग एक बार फिर से उसी पेज पे चलते हैं और देखते हैं कि वर्नियर जो है कैलिपर किस तरीके का होता है। एक बार जब चीज़ें समझ में आ जाएगी ना, तो आप बिल्कुल क्लियर होके समझ लेंगे कि वर्नियर कैलिपर दिखता कैसा है। ओके, तो यहाँ जो फिगर जो है ये किसका है, वर्नियर कैलिपर का है ना। कैलिपर, इसको क्या कहते हैं, वर्नियर कैलिपर कहते हैं। अब इसमें जो है दो स्केल यहाँ पे दिया हुआ है, ये मैट्रिक स्केल है और ये इंपेरियल स्केल जिसको ब्रिटिश स्केल भी कहते हैं। तो ब्रिटिश स्केल जो होता है वो क्या है, इंच में दिया हुआ है। यहाँ पे जो ब्रिटिश स्केल जो होता है वो क्या होता है, उस इंचेस में यहाँ पे इसका वैल्यू दिया हुआ रहता है। और मैट्रिक स्केल वाला जो वैल्यू होता है वो मिलीमीटर में दिया होता है, एमएम में दिया होता है। अब जो है दोनों का जो लिस्ट काउंट होता है दोनों के लिए अलग अलग होता है। जो एमएम वाला जो होता है यानी कि मैट्रिक स्केल वाला जो वर्नियर कैलिपर होता है उसका लिस्ट काउंट कितना होता है, उसका लिस्ट काउंट होता है 0.02 mm होता है, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा, किस केस में, कौन से कैलिपर्स की बात कर रहा है, तो वर्नियर कैलिपर की बात कर रहा है। और कौन सा स्केल है, मैट्रिक स्केल की बात कर रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज होती है, देखो ये जो चीज है वो इसको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल जॉ। एक्सटर्नल जॉ ये है, इंटरनल जॉ ये है। यानी कि जब कोई भी इंटरनल रीडिंग लेना होता है तो इसके थ्रू लेते हैं, या इंटरनल लिप्स भी कहीं कहीं लिखा हुआ होता है, इंटरनल जॉ और इंटरनल लिप्स भी लिखा हुआ रहता है। ये क्या है, लॉकिंग स्क्रू है। दैट मीन्स अगर एक बार आपने रीडिंग ले लिया और इसको लॉक कर दिया तो ये जो है इसके ऊपर जो है ये स्लाइड नहीं करेगा। ये क्या है, ये फिक्स्ड जो है ये है। और दूसरा क्या है, ये मूवेबल पार्ट है। ये इस जो स्केल है इसके ऊपर जो है मूव करता रहता है, आगे पीछे मूव करता है। और इसको क्या बोलते हैं, डेप्थ गेज बोलते हैं, है ना। यानी कि जब जो है किसी चीज़ की गहराई मेजर करना होता है तो इसके सहारे हम मेजर करते हैं। बाकी इंटरनल मेजरमेंट अगर लेना होता है तो इंटीरियर जॉ, इंटरनल जॉ के थ्रू होता है। और एक्सटर्नल मेजरमेंट लेना होता है तो एक्सटर्नल जॉ के थ्रू करते हैं, ठीक है। इतनी बातें अगर समझ में आ गई तो चलिए फिर से हम लोग उस पेज पे चलते हैं और वहाँ पे हम लोग रीडिंग देखते हैं कि कैसे हम रीडिंग निकालते हैं। इससे पहले एक चीज़ और आपको देखना होगा कि जो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, देखिए यहाँ 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, इसी तरह से ये 15 सेंटीमीटर तक दिया हुआ है। लेकिन ये 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है, मिलीमीटर नहीं है। तो 15 सेंटीमीटर का मतलब कितना हो जाएगा, 150 मिलीमीटर का दिया हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको क्या है, तो आपका यहाँ पे देख रहे हैं डिवीजन किस तरीके से किया हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 1 से 0 से 1 के बीच में जो है कितना डिवीजन है, हमारा 10 डिवीजन है। तो एक डिवीजन का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक डिवीजन का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर पूरा जो है 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है और 1 सेंटीमीटर को 10 बराबर भागों में बांटा गया है, तो एक भाग का मान कितना होगा, एक भाग का मान होगा 10 बराबर भागों में, बराबर भागों में बांटा गया है ना। 10 बराबर भागों में बांटा गया है, ओके। तो एक भाग का मान कितना होगा, एक भाग का मान कितना होगा, एक भाग का, एक भाग जो है उसका मान कितना होगा, का मान क्या होगा। तो एक भाग का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बटा में 10। तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10/10, यानी कि 10 बटा में 10, यानी कि 1 मिलीमीटर। यानी कि एक भाग जो होगा कितने के बराबर हो गया, 1 mm के बराबर हो गया। यानी यहाँ से यहाँ तक का, इसमें जो दिख रहा होगा आपको, ये जो भाग है यहाँ से यहाँ तक का बीच कितना है, 1 mm का है, ठीक है ना। ये चीज़ें समझ में आ गई तो फिर हम लोग वहाँ चलते हैं और वहाँ बाकी हम क्या समझते हैं, रीडिंग को समझते हैं कि कैसे रीडिंग इसका फाइंड आउट किया जाता है। तो चलिए
यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ आपको दिख रहा है ये आपका रीडिंग दिया हुआ है ना। ये जो है डेटम लाइन है, ये वाली जो लाइन जो है बीच वाली लाइन, इसको हम क्या कहते हैं, डेटम लाइन कहते हैं, ठीक है ना। अब ये डेटम लाइन जो होता है ये डेटम लाइन है, और इसके ऊपर वाला जो है ये पूरा डिवीजन दिया हुआ है, यानी कि मेन स्केल डिवीजन ये हो गया। ऊपर वाला जो डिवीजन हो गया उसको मेन स्केल डिवीजन कहेंगे, और नीचे वाला डिवीजन को जो है क्या कहेंगे, वर्नियर स्केल डिवीजन कहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेन स्केल में आपका कितना शो कर रहा है इसको देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या है कि 4, यहाँ तो 3 होगा, है ना, यहाँ तो 4 5 है ना, 4 5 के बीच में ये बड़ा वाला दिख रहा है, उसी तरह से 3 4 के बीच में ये बड़ा वाला दिख रहा है। इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये क्या है, यहाँ से पहले जो है 30, 4 का मतलब क्या हो गया 40 मिलीमीटर, ठीक है ना, 40 मिलीमीटर, 50 मिलीमीटर, 60 मिलीमीटर, 70 80 इस तरीके से शो कर रहा है। तो इससे पहले 3 होगा, और 3 के बाद जो है ये बड़ा वाला दिख रहा है तो 3.5, यानी कि 35। यहाँ पे ये वाला जो है जीरो, जो जहाँ पे टैली कर रहा है, यानी जीरो से पहले कितना इसका भाग है तो 35 है। तो मेन स्केल डिवीजन में जो दिखा रहा है, कितना दिखा रहा है, 35 क्या है है ना। 35 कैसे, तो यहाँ से देखिए, जैसे 4 और 5 के बीच में जो है 4.5 है, उसी तरह से 3 और 4 के बीच में जो है, 3 और 4 के बीच में ये क्या है, 3.5 वाला है, 3.5 वाला है। तो 3.5 सेंटीमीटर है, उसको मिलीमीटर में चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा, 35 मिलीमीटर। अब ये जो है यहाँ पे जो है दिख रहा है कि ये वाला चीज ये कॉन्साइड कर रहा है किससे, ऊपर वाले से, यानी कि 25 वाला 25 भाग इसके 6 से कॉन्साइड कर रहा है। तो अब ये हम, मेरे कहने का मतलब ये है कि कितना इसका जो है वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो वर्नियर स्केल में जो लिस्ट काउंट होता है, इसका लिस्ट काउंट कितना होता है, इस कंडीशन में हमने जस्ट अभी बताया कि इसका लिस्ट काउंट वाले के लिए 0.02 होता है। तो यानी कि एक भाग का मान कितना होगा, 0.02 हो जाएगा। तो कितना है, 25 है, तो 25 भाग का मान कितना हो जाएगा, 25 इंटू कितना, 0.02 तो 0.02 इसका मतलब कितना हो जाएगा, 50। 50 जब आएगा कितने अंक के बाद दशमलव आएगा, 2 अंक के बाद, तो 50 इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, तो इस दोनों को जब जोड़ेंगे तो मेन स्केल में क्या दिख रहा है, यहाँ पे मेन स्केल में आपको दिख रहा है, इस दोनों को जोड़ दीजिए, यानी कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या दिखेगा, यहाँ सॉरी, आप देखिए थोड़ा सा पूरा डिलीट हो गया। मेन स्केल डिवीजन में जो था कितना था, हमने क्या बताया था, 35 है ना, 35 क्या है अब ये लिस्ट काउंट हमने जस्ट क्या बताया, 0.02 होता है, ठीक है ना। कितना टैली कर रहा है, तो 25 वाला टैली कर रहा है। तो एक भाग का मान 0.02, तो 25 भाग का मान कितना हो जाएगा, 25 इंटू 0.02 इसका मतलब हो गया कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50, कितने अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, तो शून्य हमने डाल दिया। ये हो गया कितना, वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू हो गया। अब यहाँ लिख लीजिए, वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर कितना कह रहा है, 0050 इस दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 और यहाँ से 35, यानी कि 35 50 जो होगा, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। किस कंडीशंस के लिए, किसके लिए, क्वेश्चन नंबर 112 के लिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कैसे निकालेंगे उसको हमने निकाल के यहाँ बता दिया। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 113 को देखते हैं। 113 क्या कह रहा है, अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी करने का प्रयास करेंगे ताकि हम ज्यादा क्वेश्चन को टैकल कर पाए। वाई द सरफेस बेस्ड ऑन मेड ऑफ स्ट्रेच रिलीविंग गुड क्वालिटी कास्ट आयरन, क्यों सतह प्लेटों को तनाव मुक्त अच्छी कास्ट आयरन से बने होते हैं। यानी कि जो जहाँ पे हम मार्किंग ऑपरेशन करते हैं जो है, वो किस तरीके का जो सरफेस प्लेट जो होता है, सरफेस प्लेट का यूज क्या है, सरफेस प्लेट जहाँ पे हम मार्किंग का ऑपरेशन करते हैं, ठीक है ना, मार्किंग करते हैं, उस प्लेट को हम क्या कहते हैं, सरफेस प्लेट कहते हैं। तो सरफेस प्लेट के ऊपर ही कोई जॉब रख के मार्किंग का काम किया जाता है। तो वो किस तरह के क्वालिटी, किस क्वालिटी का कास्ट आयरन का, रिलीव्ड गुड क्वालिटी ऑफ कास्ट आयरन का, स्ट्रेस रिलीव्ड गुड क्वालिटी ऑफ कास्ट आयरन का बना होता है, क्यों, ये पूछ रहा है।
तो पूछ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये डिस्टॉर्शन को रोकता है, विकृति को रोकता है किसी भी तरीके से। अगर जो है स्ट्रेस फ्री नहीं होगा, स्ट्रेस रिलीविंग नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा उसमें, गर्मी हो, बरसात हो या बाकी मौसम में क्या हो सकता है उसमें जो है क्या होगा, किसी तरह का विरूपण पैदा हो, स्ट्रेस पैदा हो जाए, और स्ट्रेस पैदा होने की वजह से उसमें किसी न किसी तरह का विकृति पैदा हो जाए, यानी कि डिस्टॉर्शन क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो क्या है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि टू प्रिवेंट डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन को रोकने के लिए ही क्या किया जाता है, स्ट्रेस रिलीव्ड गुड क्वालिटी कास्ट आयरन का यूज किया जाता है। कहाँ पे, सरफेस प्लेट में। क्वेश्चन समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 को हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 क्या कहता है, उसको जरा हम लोग देख लें। व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ द एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक? पैरेलल ब्लॉक जो होता है उसका एडवांटेज क्या है? तो एडवांटेज क्या है, पैरेलल ब्लॉक जो होता है दो तिरछा टाइप का रहता है, एक के ऊपर जो है एक स्लाइड करता है। तो उसमें क्या होता है कि जो है जितना चौड़ाई का, हमको चौड़ाई को कम और ज़्यादा कर सकते हैं उस एडजस्टेबल किससे, एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक से। तो क्या है आंसर में देख लीजिए कौन कौन सा, टू सेट डिफरेंट एंगल्स ये नहीं होगा, टू सेट डिफरेंट डेप्थ ये भी नहीं होगा, टू सेट डिफरेंट लेंथ ये भी नहीं होगा, टू सेट डिफरेंट हाइट, विभिन्न ऊंचाई को निर्धारित करने के लिए। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसका क्या है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अब थोड़ा सा हम लोग पीछे चले और देख लें कि इसमें जो होता क्या है, किस तरीके का एडजस्टेबल प्लेट होता है। एक बार अगर फिगर को देख लेंगे तो आप अच्छे तरीके से जो है उसको समझ पाएंगे। तो चलिए एक बार थोड़ा सा फिगर को भी हम देख लें। यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये जो है ये वाला चीज है ना, ये वाला चीज जो है वो क्या है, आपका एडजस्टेबल प्लेट को दिखाया गया। ये है आपका एडजस्टेबल प्लेट, एडजस्टेबल, एडजस्टेबल क्या है, एडजस्टेबल प्लेट है ना। ये क्या है, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करता है। यहाँ ग्रुप बना हुआ है, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करता है। जैसे ही आप ये ऊपर की तरफ जाएगा, इसका क्या होगा, चौड़ाई थोड़ा बढ़ जाएगा, और जब नीचे की तरफ जाएगा तो इसका चौड़ाई जो है घट जाएगा। तो इसी तरीके से एडजस्टेबल ब्लॉक जो है, ठीक है ना, एडजस्टेबल ब्लॉक का उपयोग किया जाता है, यानी कि उसकी चौड़ाई को बढ़ाने और घटाने के काम में आता है। तो चलिए फिर से हम प्रश्न पे लौटते हैं और प्रश्न को देख लेते हैं, है ना। प्रश्न क्या कह रहा है, एडवांटेज, यही क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन नंबर 114 जिसकी हम लोग जिक्र कर रहे थे, एडजस्टेबल प्लेट क्या होता है। तो यहाँ जो है एडवांटेज उसका है एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक का। ठीक है, पैरेलल ब्लॉक, एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक का एडवांटेज क्या है, टू सेट द डिफरेंट हाइट, विभिन्न जो है हाइट को, ऊंचाई को निर्धारित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एडजस्टेबल ब्लॉक हमने जो फिगर दिखाया था वही है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 115, और उसको हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 कह रहा है कि व्हाट इज विच पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सरफेस गेज इज यूज्ड टू सेट द स्क्राइबर एट रिक्वायर्ड पोजीशन एग्जैक्टली। यूनिवर्सल सरफेस गेज के किस भाग का उपयोग आवश्यक सही पोजीशन में स्क्राइबर को सेट करने के लिए किया जाता है। तो स्क्राइबर को सेट करने के लिए जो सही पोजीशन में सेट करते हैं, जब जो है देखिएगा कि कहीं कहीं पे सेंटर जब लगाते हैं लेथ मशीन पे किसी जॉब को बनाते समय, तो वहाँ पे क्या यूज किया जाता है, इसी यूनिवर्सल सरफेस गेज का ही यूज किया जाता है। ठीक है ना। तो उसके लिए जो है हम फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू का यूज करते हैं, और यहाँ से ही हम क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं स्क्राइबर को सेट करने के लिए सही पोजीशन पे। सही पोजीशन पे स्क्राइबर को सेट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू का यूज किया जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डी जो है इसका सही उत्तर है 115 का, क्वेश्चन नंबर 115 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 116 को हम लोग देख लेते हैं, और इसका हम लोग जिक्र करते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 कहाँ है, ऊपर में। क्वेश्चन नंबर 116 बहुत ही आसान प्रश्न है। वो पूछ रहा है कन्वर्ट 1 मीटर्स इनटू द मिलीमीटर्स, है ना। 1 मीटर को मिलीमीटर में बदलें, तो 1 मीटर बराबर कितना होता है, आप जानते हैं 1000 मिलीमीटर होता है। ठीक है ना। तो कहाँ हो जाएगा 1000 मिलीमीटर जो होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है ना। 1 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। ठीक है ना। और 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 10 मिलीमीटर। ठीक है। तो 1 मीटर बराबर कितना आ जाएगा, 1 मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000 मिलीमीटर,
है ना। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। 117 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 117 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, ये फिगर दिया हुआ है, पूछ रहा है कि फिगर किस टाइप का है। व्हाट इज द नेम ऑफ द वी ब्लॉक, इस वी ब्लॉक का नाम क्या है। तो सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक इसको बोलते हैं, क्योंकि एक ही ग्रुप है और एक ही यहाँ पे जो है, एक ही है और एक यहाँ पे है ना। तो सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक इसको बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें कुछ बताने लायक है नहीं, इसलिए हम लोग जो है यहाँ पे डिस्कस इसको नहीं कर रहे हैं। 118 क्वेश्चन नंबर 118 क्या कह रहा है, इसको जरा हम लोग समझ लें। क्वेश्चन नंबर 118 कह रहा है कि नेम द पार्ट ऑफ मार्क एज ए एक्स इन कॉम्बिनेशन सेट, है ना। कॉम्बिनेशन सेट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो एक्स यहाँ पे है, ये वाला चीज, और ये जो देखिए यहाँ पे ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, इसको जो है स्क्राइबर, ये जो लगा हुआ है, इसको इसमें जो लगा हुआ है उसको हम क्या कहेंगे, स्क्राइबर कहते हैं। ठीक है ना, ये यानी कि स्क्राइबर लगा हुआ है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, ये वाला जो है इसको हम क्या कहते हैं, सेंटर हेड, सेंटर हेड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बीच वाले को प्रोटेक्टर हेड, प्रोटेक्टर हेड ना। और इस वाले को क्या कहते हैं, स्क्वायर हेड, स्क्वायर हेड। ठीक है, ये बीच में स्केल होता है जो कि ग्रेजुएटेड होता है, यानी कि इसमें ग्रेजुएशन बना हुआ रहता है। इसमें जो है स्क्राइबर लगा हुआ रहता है, साथ में स्पिरिट लेवल भी लगा हुआ रहता है। ठीक है ना, तो यहाँ दो चीजें रहती है, बट यहाँ जो एक्स जो दिखाया गया वो स्क्राइबर के लिए दिखाया गया। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 118 का बी जो है वो सही उत्तर है। अब 119 की तरफ चलते हैं और 119 क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि 119 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 119 ये कह रहा है कि विच कैलिपर इज यूज्ड टू फाइंड द सेंटर ऑफ राउंड बार्स। राउंड बार के सेंटर को फाइंड आउट करने के लिए किस तरह का क्या कैलिपर का उपयोग किया जाता है। तो इससे पहले हम लोगों ने इसको डिस्कस भी किया है कि जेनी कैलिपर जो होता है वो क्या होता है, राउंड बार का जो सेंटर फाइंड आउट करने के काम में आता है। जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह का एक राउंड बार है। ठीक है, राउंड बार यानी कि बेलनाकार आकार का कोई भी छड़ है। ठीक है, ऊपर में ये सतह इस पे फ्लैट है। इसका अगर सेंटर फाइंड आउट करना है, सेंटर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। जेनी कैलिपर में एक लेग जो होता है मुड़ा हुआ रहता है और दूसरा लेग होता है सीधा होता है। तो जो मुड़ा हुआ जो लेग होता है उसको इसके रेफरेंस में रख के और एक लाइन दूसरा वाला जो सीधा होता है उससे ऐसे खींचते हैं। फिर इसके बाद इस तरफ पकड़ के ऐसे एक आर्क खींचते हैं, इस तरफ पकड़ के एक आर्क ऐसे खींचते हैं, इस तरफ पकड़ के एक आर्क ऐसे खींच लेते हैं। ठीक है ना, और इस चारों जो कटा हुआ भाग है उसको हम मिला देते हैं आपस में। जब मिला देते हैं तो यही इसका सेंटर मिल जाता है। किसका सेंटर हो गया ये जो यहाँ जो है आपका सर्कल जो दिख रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जिस तरीके का सर्कल का दिख रहा है, तो ये सर्कल का सेंटर मिल जाता है। तो वही पूछ भी रहा है कि राउंड बार के केंद्र को खोजने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है। तो जेनी कैलिपर, इसका दूसरा नाम क्या है, ऑडलेग कैलिपर भी कहते हैं, इसको ऑडलेग कैलिपर भी कहते हैं, कैलिपर भी बोलते हैं। और इसका एक और नाम क्या है, हर्माफ्रोडाइट्स कैलिपर भी बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर भी इसको बोला जाता है। तो इसका तीन नाम है, ऑडलेग कैलिपर, जेनी कैलिपर या हर्माफ्रोडाइट्स कैलिपर। इसका उपयोग हमने यहाँ पे बता दिया। दूसरा इसका क्या है कि पैरेलल्स लाइन भी खींचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एज के समानांतर यानी एज, कोई ये एज है, इसके समानांतर पैरेलल लाइन खींचना है तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे मुड़ा हुआ भाग लगा देंगे और स्क्राइबर को ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक पैरेलल लाइन खींच सकते हैं। ठीक है ना, तो इसका एक उपयोग ये भी है। अब जो है इसमें आउटसाइड कैलिपर और इनसाइड कैलिपर्स को भी थोड़ा सा समझ लें। इसमें पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आउटसाइड कैलिपर कैसा होता है, तो इस तरीके से कैलिपर बना हुआ होता है और इसका एक टांग जो है अंदर की तरफ मुड़ा हुआ रहता है और दूसरा भी टांग अंदर की तरफ मुड़ा हुआ रहता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम आउटसाइड कैलिपर कहते हैं।
और यही टांग जो है बाहर की तरफ अगर निकला होता है तो उसको हम इनसाइड कैलिपर कहते हैं। उसका भी फिगर देखिए हम बना देते हैं समझने के लिए थोड़ा सा। एक फिगर ऐसा होता है, इसमें एक टांग बाहर की तरफ ऐसे मुड़ा रहेगा और दूसरा टांग ऐसे बाहर की तरफ मुड़ा रहेगा, तो ये क्या होगा, इनसाइड कैलिपर हो जाएगा। और ऑड लेग या जेनी कैलिपर किस तरीके का दिखता है, इसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लें। जेनी कैलिपर आपका इस तरीके का दिखता है। एक लेग इसका जो है बेंट होता है, यानी कि एक लेग जो है अंदर की तरफ ऐसे मुड़ा हुआ रहेगा और दूसरा लेग जो होता है बिल्कुल सीधा होता है, सीधा होता है ना। और यहाँ पे जो है उसका जो है एक पिन ये लगा हुआ रहता है जिसपे हम कंपास का सुई टाइप का लगा रहता है। तो मुड़ा हुआ भाग को रेफरेंस में ऐसे लगाते हैं और दूसरा जहाँ पे उसका सुई वाला भाग रहता है ऐसे करके इस पे मार्किंग वाला, यानी कि इसके पैरेलल में, डेटम लाइन के पैरेलल में मार्क अगर खींचना होता है तो इससे हम खींच लेते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, ऑड लेग कैलिपर, ऑड लेग कैलिपर। और इसी का दूसरा नाम है जेनी कैलिपर, है ना, जेनी कैलिपर। ओके, इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 क्या कह रहा है उसको थोड़ा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 ये कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल मार्क इन ए चीजल। छेनी में ए कहीं दिख रहा है, यहाँ अल्फा है, तो ये क्या होना चाहिए, अल्फा होना चाहिए, ठीक है ना। अल्फा से चिन्हित कोण का नाम बताइए। तो ये ए जैसा लग रहा है लेकिन ये अल्फा है, यहाँ पे ए लिखा हुआ था, लेकिन इसका मान इसको पूछ रहा है कि इसको क्या कहते हैं। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक का जो है एंगल को पूछ रहा है, यानी इस एंगल को पूछ रहा है। तो इससे पहले भी हमने बताया था, चीजेल का ऐसा फिगर करके भी पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया है। और अगर उसे देखना है तो आपका डिस्क्रिप्शंस में लिंक है, जाके वहाँ से वो वाली जो है वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें सारा बिल्कुल डिस्क्राइब में बताया गया है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस एंगल को जो है ये क्या होता है, क्लियरेंस एंगल होता है। क्या होता है, क्लियरेंस, क्लियरेंस एंगल, है ना, क्लियरेंस एंगल। और बीच वाला ये जो एंगल है इसको क्या बोलते हैं, कटिंग एंगल, कटिंग एंगल, ठीक है। इस वाले को क्या बोलते हैं, रैक एंगल, RACK। इसके अलावा एक और यहाँ से यहाँ तक दिखाया गया है, ये वाला, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक, तो इसको क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी कहते हैं, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, इंक्लाइनेशन, झुकाव का कोण, कितना डिग्री में झुका हुआ है वो शो करता है। तो यहाँ पे जो है अल्फा के बारे में पूछ रहा है, तो अल्फा का कौन सा ये है, तो ये क्या हो जाएगा, क्लियरेंस एंगल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 120 क्वेश्चन नंबर 120 को हमने कर लिया। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 121 को जरा देखते हैं और 121 क्या कहता है उसको जरा हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 कह रहा है कि विच चीजल यूज फॉर द कटिंग कर्व ग्रुप्स। कर्व ग्रुप्स काटने के लिए किस तरह का छेनी का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे क्या, चीजल, चीजल मीन्स छेनी। तो छेनी क्या है, एक तरीके का कटिंग टूल्स है और डिफरेंट टाइप ऑफ छेनी का यूज किया जाता है अलग अलग कामों के लिए। तो यहाँ क्या काटना है, आपका ग्रुप को काटना है, और वो कैसा ग्रुप है, कर्व है, घुमावदार ग्रुप है। तो उसको काटने के लिए, घुमावदार ग्रुप्स को काटने के लिए जो है किस चीजल का उपयोग किया जाता है ये पूछ रहा है। तो हाफ राउंड नोच चीजल का प्रयोग जो है आपका घुमावदार जो ग्रुप्स है उसको काटने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। और फ्लैट चीजल के बारे में हमने बताया था कि इसका काम क्या है, जनरल पर्पस के लिए यूज होता है, कटिंग और चिपिंग वगैरह के लिए यूज किया जाता है। वेब चीजल का यूज क्या कहाँ पे करते हैं, वेब चीजल का यूज जब चेन ड्रिलिंग कर लेते हैं और मेटल को वहां से हटाना पड़ता है, तो दोनों ड्रिल्स के बीच का जो मटेरियल्स जो है उसको काटने के लिए जो है वेब चीजल का हम सहारा लेते हैं। क्रॉस कट चीजल क्या है, क्रॉस कट चीजल जो है ग्रुप्स वगैरह में काम में आता है। ग्रुप्स वगैरह का जो एक्स्ट्रा मेटल है वहाँ निकालने के लिए, वो ग्रुप्स कैसा होना चाहिए, कर्व नहीं होना चाहिए। स्ट्रेट अगर ग्रुप्स है तो उसमें वहाँ पे क्रॉस कट चीजल का प्रयोग करते हैं, लेकिन जहाँ पे कि कर्व ग्रुप है वहाँ पे हाफ राउंड नोच चीजल का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन डी जो है इसके लिए सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 122 की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122 क्या कह रहा है।
क्वेश्चन नंबर 122 कह रहा है कि व्हाट इज द वेट ऑफ द हैमर यूज्ड फॉर द मार्किंग पर्पस। मार्किंग पर्पस के लिए कौन सा हैमर का यूज किया जाता है ये पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 122 का 250 ग्राम जो है ना हैमर का, 250 ग्राम वाला हैमर का यूज किया जाता है बेसिकली मार्किंग पर्पस के लिए। मार्किंग का मतलब क्या हो गया कि जब किसी भी ड्राइंग के अनुसार कोई भी आपके आपके पास कोई जॉब मिला हुआ मेटल मिला हुआ है तो उस पर पहले सबसे पहले हम मार्किंग करते हैं। और मार्किंग करने के बाद तो मार्किंग किससे करते हैं, जो पंच के सहारे करते हैं। तो पंच और हथौड़ी के द्वारा जो है परमानेंट जब मार्किंग किया जाता है तो वहाँ पे जो हथौड़ी का प्रयोग किया जाता है या हैमर का प्रयोग किया जाता है वो 250 ग्राम वाला हैमर होता है। ओके, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 122 का। अब चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 123 को डिस्कस करते हैं। 123 क्वेश्चन नंबर कहाँ है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 123 क्या कह रहा है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द इम्प्रॉपर मेथड्स ऑफ डायगोनल फाइलिंग। जो डायगोनल फाइलिंग है ना, डायगोनल विकर्ण फाइलिंग के अनुचित तरीके का प्रभाव क्या है। विकर्ण फाइलिंग के अनुचित तरीके का प्रभाव क्या है। जैसे मान लीजिए कि आप फाइलिंग कितने तरीके से करते हैं। जैसे पहले के स्ट्रेट फाइलिंग होता है, इसके बाद ड्रॉप फाइलिंग होता है, इसके बाद डायगोनल फाइलिंग होता है। तो जब डायगोनल फाइलिंग जब करते हैं तो उस पर क्या फर्क पड़ता है ना, क्या इफेक्ट होता है उसका। ठीक है, इम्प्रॉपर मेथड से अगर डायगोनल फाइलिंग अगर करते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा असमान जो है सतह फिनिश्ड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी अनइवन सरफेस फिनिश्ड हो जाएगा, असमान फिनिश सरफेस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इम्प्रॉपर मेथड लगा रहे हैं किसके लिए, डायगोनल फाइलिंग जब करते हैं तो इम्प्रॉपर मेथड जब लगाएंगे तो थोड़ा सा सरफेस कहीं पे गड्ढा हो जाएगा, कहीं पे ऊंचा नीचा हो जाएगा, यानी कि अनइवन जो है अनइवन सरफेस फिनिश्ड हो जाएगा। पूरी तरह से सरफेस अच्छे तरीके से और एक लेवल में नहीं हो पाएगा, अनइवन हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 124 को हम लोग देख लेते हैं और देखते हैं कि 124 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं। 124 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच चीजल इज यूज टू रिमूव द एक्सेस मेटल फ्रॉम द वेल्डिंग ज्वाइंट एंड कास्टिंग। वेल्डिंग ज्वाइंट और कास्टिंग से अतिरिक्त धातु को हटाने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। तो छेनी जो है बेसिकली जो है जनरल पर्पस के लिए जो छेनी यूज होता है उसी का हम यूज करते हैं वेल्डिंग ज्वाइंट को हटाने के लिए और कास्टिंग वगैरह के लिए हटाने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लैट चीजल इज द ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बाकी वेब चीजल, क्रॉस कट चीजल, हाफ राउंड नोच चीजल का भी प्रयोग हमने पहले बताया है। अब यहाँ पे ऑप्शन पे डिस्कस नहीं करेंगे। फ्लैट जो है चीजल इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 125 को थोड़ा सा हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। व्हाट इज द नेम ऑफ फाइल। इसमें कह रहा है कि ये जो फाइल जो दिखाया गया है उस फाइल का नाम क्या है ना। देखिए दो ठो आइसक्रीम टाइप का दिखाया गया है और लेकिन ये दोनों का डिफरेंट डिफरेंट शेप है ना। तो ये जो है ना, ये वाला पोर्शन जो है कहाँ चला जाता है, ये लग जाता है किसी भी जैसे कि जहाँ से जिस चीज़ से हम इसको रोटेट करा सकते हैं वहाँ पे इस स्पिंडल जो है में ये चीज़ लग जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ लग जाता है और यहाँ से हम फाइलिंग करते हैं, ठीक है। ये सारा जो है सरफेस दिया हुआ है और ये राउंड शेप में होता है, ये कॉनिकल शेप का है। तो इस तरह का जो फाइल होता है उसको हम क्या कहते हैं, रोटरी फाइल कहते हैं, ठीक है ना, रोटरी फाइल। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। अब थोड़ा सा ऑप्शन पे भी चर्चा कर ले। टिंकलर्स फाइल्स का प्रयोग हमने जस्ट पहले भी बताया है, अगर नहीं समझ में आया तो वहाँ हमने अच्छे तरीके से बताया है, वहाँ पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से आप देख लें। टिंकलर्स फाइल्स का प्रयोग ऑटोमोबाइल्स की बॉडी को ऑटोमोबाइल की बॉडी को फिनिश करने के लिए किया जाता है ना। ऑटोमोबाइल की बॉडी को फिनिश करने के लिए किया जाता है, ठीक है। किस फाइल का प्रयोग करने के लिए किया जाता है, ओके। अगर यहाँ पे ऑप्शन एक एक ऑप्शन अगर आपने समझ लिया ना तो एक क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे टिंकलर्स फाइल्स का प्रयोग ऑटोमोबाइल्स की बॉडी को फिनिश करने के लिए किया जाता है। अब दूसरा है बैरेट फाइल्स। तो बैरेट फाइल्स का प्रयोग बेसिकली ग्रुप्स वगैरह में किया जाता है। ग्रुप वगैरह को फाइल करने के लिए बैरेट फाइल का उपयोग किया जाता है।
अगला है क्रॉसिंग फाइल। क्रॉसिंग फाइल जो होता है ना, ये वॉच मेकर के पास होता है, ठीक है। यानी कि घड़ी जो बनाने वाला जो होता है ना, उसके पास इस तरीके का क्रॉसिंग फाइल होता है और वही इसका उपयोग करता है। वॉच मेकर के पास ये जो होता है वो फाइल होता है, और घड़ी जो है बनाने वाला क्रॉसिंग फाइल का प्रयोग किया करता है, ठीक है ना। तो सारे ऑप्शंस को हमने देख लिया। इसमें 125 का ऑप्शन ए जो है सही उत्तर है। बाकी हमने उस ऑप्शन पे भी चर्चा कर ली। अब 126 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 126, फाइल के फेस पर चौक क्यों लगाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो फाइल के फेस पे चौक लगाने का कारण क्या है ना, चौक क्यों लगाया जाता है, ठीक है। फाइल के फेस पर चौक क्यों लगाया जाता है, चौक जिससे आप क्या करते हैं, जिससे आप लिखते हैं बोर्ड के ऊपर, ठीक है ना, तो उसको क्यों लगाया जाता है। तो पिनिंग से बचने के लिए बेसिकली उसका यूज किया जाता है, ताकि वो कोई भी मेटल उसके दांतों के बीच में ना फंसे। तो ऑप्शन जो है देख लेते हैं हम लोग, कहाँ है। टू इंक्रीज द चिप्स रिमूव रेट, ये नहीं होगा। टू रिड्यूस पेनिट्रेशन एंड पिनिंग, ये ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। टू रिड्यूस द पेनिट्रेशन एंड पिनिंग, पेनिट्रेशन और पिनिंग को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, चॉक को लगाया जाता है फाइल के सरफेस के ऊपर जहां पे दांत कटे हुए होते हैं। ओके, तो ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है 126 नंबर प्रश्न का। अब जो है 127 नंबर प्रश्न को हम लोग जरा देख लें। 127 प्रश्न क्या कह रहा है उसको जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 127, व्हाट इज द यूज ऑफ द फाइन पिच हेक्सा ब्लेड। फाइन पिच हेक्सा ब्लेड का उपयोग क्या है। तो हमने 3 तरह का हेक्सा ब्लेड का जो है बताया था, कोर्स, मीडियम और फाइन। कोर्स, मीडियम और फाइन, है ना। ये जो है अलग अलग किस आधार पे था, पिच के आधार पे तीनों जो है वो अलग अलग था। इसमें जो है पिच की वैल्यू जो होती है 1.8 mm होती है। इसमें जो होता है 1.4 एंड 1 mm भी होता है। 1.4 mm पिच वाला भी मीडियम में जाता है और 1 mm पिच वाला भी मीडियम में जाता है, और फाइन का पिच जो होता है 0.8 mm होता है, ठीक है ना। तो ये पूछ रहा है फाइन पिच वाला हेक्सा ब्लेड का उपयोग क्या है। तो फाइन पिच वाला हेक्सा ब्लेड का उपयोग जो है पतला धातु को या पतला ट्यूब वगैरह को काटने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। टू कट द कंड्यूट एंड अदर थिन्स ट्यूब्स, यानी कि कंड्यूट और अन्य पतली ट्यूब्स को काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका, फाइन वाले का। और फाइन वाले का जो पिच कितना होता है 0.8 mm होता है। अब जो पिच क्या होता है, यानी कि दो, ये देखिए इस तरीके से दांत बने हुए होते हैं किसमें, हेक्सा फ्रेम में, हेक्सा ब्लेड में। और हेक्सा ब्लेड में ये जो होता है दो लगातार दांत होता है, उसके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। और इस पिच का भी वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 1.8 mm, किसके लिए, कोर्स के लिए। मीडियम के लिए 1.4 mm भी होता है और 1.1 mm भी होता है। फाइन के लिए क्या होता है 0.8 mm होता है पिच, किसके लिए, फाइन के लिए। और इसका उपयोग कहाँ पे होता है, पतला ट्यूब वगैरह काटने के लिए किया जाता है, या कंड्यूट पाइप्स वगैरह काटने के लिए किया जाता है। ओके, तो 127 का ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 128 पे और देखते हैं कि 128 क्या कह रहा है। कैलकुलेट द टैप ड्रिल साइज ऑफ, मैट्रिक स्केल में यहाँ टैप ड्रिल साइज दिया हुआ है, उसके लिए टैप ड्रिल साइज की गणना करना है ना। तो देखिए 2 मेथड्स होता है। टैप ड्रिल साइज जो निकालते हैं उसके लिए क्या करते हैं जो है, यानी कि ड्रिल साइज माइनस क्या कर देते हैं, पिच को घटा देते हैं। इसको घटा देते हैं तो टीडीएस निकल जाता है, टैप ड्रिल साइज निकल जाता है, ठीक है। और एक और टैप ड्रिल साइज निकालने का मेथड है। इसमें जो होता है ना वो 60% के आसपास, 60% के आसपास जिसमें थ्रेड बनाना होता है उसके लिए ये फॉर्मूला का यूज करते हैं। और जिसमें 100% थ्रेड बनाना होता है उसके लिए टीडीएस इज इक्वल टू होता है ड्रिल साइज माइनस 2 ऑफ डेप्थ। 2 ऑफ डेप्थ किसका, जो जितना डेप्थ का चूड़ी बनाना है। और इस डी का वैल्यू जो होता है वो कितने के बराबर होता है, 0.61 पिच, है ना, यानी कि 0.61 पी के बराबर होता है।
अब यहाँ पे क्या होगा कि दो तरह का जो है आपको टीडीएस निकाला जा सकता है। पहला एक इस मेथड से और दूसरा इस मेथड से। इस मेथड से जब पिच टीडीएस निकालेंगे, टैप ड्रिल साइज निकालेंगे, तो 60% तक जो है आपका क्या देगा कि वो गहराई तक वो थ्रेड बना हुआ मिलेगा। लेकिन जब इससे निकालेंगे ना, इस वाले से निकालेंगे, तो 100% गहराई वाला 100% गहराई वाला क्या मिलेगा आपको, थ्रेड मिलेगा। तो दोनों का ही यूज होता है, इसका भी यूज होता है, इसका भी यूज होता है। अब देख ले कि ऑप्शन के अनुसार मेरा कौन सा यूज किया गया है। तो ड्रिल साइज कितना कह रहा है, मोस्ट टेपर है 10 है, तो 10 ले लिए, और पिच कितना है 1.25, तो कितना आ जाएगा 0.25 घटा देंगे तो 75 इधर आ गया, 9 में से घटा 1 तो कितना हो जाएगा 8, यानी 8.75 क्या हो जाएगा ये ये क्या देगा आपका टैप ड्रिल साइज देगा। तो 8.75 यानी ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो गया। ठीक है ना। अब दूसरा है, अब इस मेथड से अगर निकालेंगे ऑप्शन के अनुसार ये सही है, ये आपका जो है सही है ना। इसकी चर्चा हम पहले प्रश्न पे किए हुए हैं कि टैप ड्रिल साइज 100% कैसे निकाला जाता है। तो उस कंडीशन में ड्रिल साइज -2D करते हैं और 2D का वैल्यू लिखते हैं, यानी कि यहाँ पे ड्रिल साइज होगा -2 इंटू डी की जगह पे 0.61 इंटू पिच हो जाएगा। ठीक है, तो पिच की जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1.25 आ जाएगा, और ड्रिल साइज कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। बाकी घटा वटा के जो भी आएगा वो टैप ड्रिल साइज यहाँ से निकल जाएगा। किसके लिए, 100% जब आप क्या निकाल रहे हैं, आपका 100% जो ये निकल रहा है पिच निकल रहा है, उस पिच नहीं 100% अगर चूड़ी फॉर्म होता है उस कंडीशन के लिए ये फॉर्मूला लगाना है। तो इसके अनुसार जो है आपका क्या हो जाएगा 8.75 आंसर हो जाएगा। तो यानी कि 128 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, सी जो है वो सही उत्तर है। अब चलिए 129 पे जरा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और 129 को समझते हैं कि क्या है। What is the name of the portion left between flutes in a drill? एक ड्रिल के फ्लूट्स के बीच के भाग का नाम क्या है। तो फ्लूट्स जहाँ से निकलता है ना, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से शेप बनता है। तो यहाँ पे इधर फ्लूट्स इधर होता है, इधर होता है। ठीक है, तो इस पोर्शन को, एक ड्रिल में फ्लूट्स के बीच के भाग को क्या कहते हैं, तो इसको वेब बोला जाता है। ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जब आप ड्रिल को दिखाएंगे कभी तो आपको बता देंगे कि वेब कैसे होता है और जो है आपका फ्लूट्स कहाँ होता है। फ्लूट्स का मतलब होता है कि जब कटा हुआ भाग, कटा हुआ जो पदार्थ है, कटा हुआ मेटल है, वो इस फ्लूट्स के सहारे ही उस छेद से बाहर निकलता है ना। तो ये इधर भी फ्लूट्स होता है, इधर भी फ्लूट्स होता है, यहाँ डेड सेंटर हो जाता है, ये फिर लीफ होता है। तो इस तरीके से आपका जो है इसका ये है। जब फिगर हम लोग देखेंगे तो अच्छे तरीके से इसको समझ लेंगे। यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अब 130 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और आज के लिए यहीं तक हम लोग इसको छोड़ेंगे। ठीक है, अगले सेशन में फिर इसके आगे वाले प्रश्न को भी हम लोग करेंगे। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या है, ये दिया हुआ है, एक वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर दिया हुआ होगा, उसमें पूछ रहा है कि उसका रीडिंग क्या है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, ये दिया हुआ कहाँ है, 130 यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, अब यहाँ पे ये दिया हुआ है और इसमें पूछ रहा है कि इसका रीडिंग क्या शो कर रहा है। तो पहला चीज तो आपको ये देखना पड़ेगा इसका डायरेक्शन किधर की तरफ है, इधर की तरफ है, यानी कि जो एंगल मेजर करेगा वो कौन सा एंगल मेजर करेगा, तो ऑब्ट्यूज एंगल मेजर करेगा, ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा ये, है ना। और ऑब्ट्यूज एंगल जब भी बनाएगा तो जो भी वैल्यू आता है उसको 180 डिग्री में से वो घटाते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि यहाँ पे जो है, यहाँ ये वर्नियर वाला जो ये है वो कहाँ पे मिलता है और मेन स्केल में कौन सा भाग इसको जीरो को लाई करता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है 20 के बाद 20, यहाँ 20 है, 10 है, 20 है, 20 के बाद क्या है 21 और 22, है ना। तो 22 डिग्री तो सीधा सीधा दिख रहा है आपको, 22 डिग्री दिख रहा है, 22 डिग्री से थोड़ा सा आगे गया हुआ है। तो थोड़ा सा आगे गया हुआ है तो हम वर्नियर स्केल में उसका हम देख लेंगे। तो मेन स्केल में क्या शो कर रहा है, मेन स्केल जो है उसमें कितना शो कर रहा है, मेन स्केल डिवीजन जो है वो कितना है
22 भाग है। तो 22 भाग का मतलब क्या हो गया, 22 डिग्री। अब क्या हो गया, वर्नियर स्केल डिवीजन को हम लोग देखते हैं। एक वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू हमने क्या बताया था, किस केस में, जो है आपका ये वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के केस में क्या होता है, 5 जो है वो 5 है ना, वर्नियर स्केल के ये में लिस्ट काउंट कितना होता है, वर्नियर स्केल जो बेवल बेवल वर्नियर स्केल का जो होता है उसका लिस्ट काउंट कितना होता है, उसको जरा हम लोग समझते हैं। तो उसका 5 सेकंड का जो है वो लिस्ट काउंट होता है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का, ठीक है ना। तो लिस्ट काउंट कितना होता है, 5 डिग्री होता है, 5 मिनट होता है, सॉरी 5 डिग्री नहीं 5 मिनट, ठीक है ना। 5 मिनट हमने लिखा भी है यहाँ पे, 5 ये मिनट का साइन है, ठीक है ना। अब ये क्या कह रहा है कि यहाँ से कौन सा जो है भाग इसका टैली कर रहा है इसके साथ। तो यहाँ पे देखिए एरो यहाँ दिया हुआ है, यानी कि ये वाला जो है टैली कर रहा है, तो इसको हम काउंट कर लेंगे। 1 भाग 2 3 4 5 6, छठा भाग है। तो छठा भाग, एक भाग का मान कितना होता है, 5 डिग्री। तो छठा भाग का मान कितना हो जाएगा, 6 इंटू 5, यानी कि वर्नियर स्केल डिवीजन जो होगा वो कितना हो जाएगा, 6 भाग, और एक भाग का मान 5 मिनट। तो कितना हो जाएगा, 6 इंटू 5 यानी कि 30 मिनट, ठीक है। तो वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू कितना हो गया, 30 मिनट। दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 22 डिग्री 30 मिनट जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसमें वैल्यू शो कर रहा है। अब उसको क्या कर रहे हैं, चूंकि ऑब्ट्यूज एंगल है, तो ऑब्ट्यूज एंगल में 180 में से आपको इस जो है वैल्यू को घटाना है। तो 180 में से 22 डिग्री 30 मिनट अगर घटाते हैं तो 30 तो इधर से निकल गया, 30 मिनट तो निकलेगा ही निकलेगा। और यहाँ से आपका 180 में से एक हमने लिया तब ना, वो 30 वाला जो है सेकंड वाला ये हुआ, यानी कि 170, क्या यहाँ कितना बचेगा, 179 बचेगा। तो 79 यानी 9 है लास्ट में, 9 में से 2 गया कितना हो जाएगा, 9 में से 2 गया तो 7 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ डिग्री वाला चल रहा है। इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ 7 बचा है, 7 बचा है, 7 में से 2 गया, फिर ये 7 बचा है, 7 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा, 5 आएगा, और यहाँ क्या बचा, 1। तो 157 डिग्री 3 सेकेंड, 157 डिग्री 30 मिनट जो है इसका क्या हो गया, वैल्यू हो गया। तो 157 डिग्री 30 मिनट जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इतनी बातें समझ में आ गई। आज हम लोग इस चर्चा को यहीं तक विराम देते हैं, और इसमें किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहाँ पे कमेंट करें, मैं उसको रिप्लाई करने का अवश्य कोशिश करूँगा। और ये चीज़ आपको कहीं पे भी इफेक्टिव लगता है और आप में कुछ लगता है कि इससे हमारा कुछ भला हो सकता है, तो बिल्कुल इसको आगे बढ़ाएं, बाकी के पास भी पहुंचाएं, ताकि वो भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सके। ओके, चलिए, थैंक यू। आज के लिए काफ़ी इतना ही है। ओके, थैंक यू।